हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू टाइप सीरीज में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी जो बुक रहेगी ज्योमेट्री की बुक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 जो आपका है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको हमारी जो भी नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे तुरंत मिलता रहे। ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस देखनी है, जैसे कि आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको बीएससी आप सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, तो इवन सेमेस्टर के लिए मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, तो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस प्लेलिस्ट में आपको बीएससी के सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी बीएससी एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोग रोहिलखंड यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं, आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कंसेप्ट जो भी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, आप सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिखेंगे बोर्ड पे और फिर उन क्वेश्चंस को वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स। तो किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं तो आपको सेंट्रॉइड निकालना है उसका। तो आपको मैं यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला नंबर 1। अगर सेंट्रॉइड निकालना है हमें ट्राइंगल का, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो किसी भी ट्राइंगल ए बी सी का अगर सेंट्रॉइड आपको निकालना है, जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के x1 by 1 z1, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 by 2 z2, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x3 by 3 z3। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है आपके पास x1 + x2 + x3 अपॉन 3। ऐसे ही बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, और कॉमा z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये हमारे पास 2 3 5 हो जाएगा, 5 0 5, तो ये 5 हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, -1 और 3 ऐड करेंगे, इसमें -1 और 3 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 3 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 और -3 तो -3, और -3 में 4 ऐड करेंगे तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, तो 5/3 देखो किस ऑप्शन में, 5/3 यहाँ पर है, फिर 1 आएगा और 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सेंट्रॉइड देख लिया। इसके बाद चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए बी सी आर द पॉइंट्स, ये आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, तो पूछ रहा है ये जो सी वाला पॉइंट है वो ए बी को किस पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि किस रेशियो। फार्मूला नंबर 2 सेक्शन फार्मूला 2 होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 ± m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है। बाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, m1/2 ± m2/1 अपॉन m1 ± m2। ठीक है, ऐसे ही z के लिए क्या होगा, m1 z2 ± m2 z1 अपॉन m1 ± m2। ठीक है,
तो सेक्शन फार्मूला ये होता है। तो ये लाइन है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो ये जो सी बी वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, सी वाला पॉइंट पूछ रहा है, सी वाला किस पार्ट में डिवाइड करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर सी वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो सी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स बाई जेड, और एक्स बाई जेड के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला का यूज करके ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रेशियो मानेंगे उस रेशियो को क्या मानेंगे, λ/1 मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ/1, ठीक है। λ/1 रेशियो में इसको ये डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनली कर रहा है या फिर एक्सटर्नली कर रहा है ये अभी हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि λ/1 में हमने एज्यूम कर लिया। जब भी रेशियो ना दिया हो तो हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -17 है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, ठीक है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे तो 6 = क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा m1 और x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस m2 x1, तो x1 ये हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, λ+1, ठीक है। ऐसे ही बाई कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लो। बाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -17, तो -17 = कितना हो जाएगा, -17 = हो जाएगा m1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और बाई 2 कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा -2, तो -2 लैम्डा, ठीक है, -2 लैम्डा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाई 1 है हमारे पास 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, λ+1। जेड कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -4, ठीक है, और ये हो जाएगा m1 Z2, ठीक है। तो Z2 ये है हमारे पास, तो 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। फिर m2 Z1, तो ये हो जाएगा आपके पास +4 अपॉन λ+1, ठीक है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6 = 3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 3 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा = 2 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा = हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो लैम्डा = कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। तो ये जो रेशियो दे रखा था, रेशियो क्या था, λ/1 था, क्या था, λ/1। तो लैम्डा की जगह अगर वैल्यू रखेंगे -4/3 अपॉन का 1, तो ये फाइनली -4/3 ही आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, -4/3, क्या लिख सकते हैं, -4/3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेशियो को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आ रही है, कैसे आ रही है, निगेटिव। तो जब भी लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आए तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है लैम्डा की तो इंटरनल डिवीजन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है रेशियो इन विच बाइजेड प्लेन डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। तो बाइजेड प्लेन इस बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सपोज दैट ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और पहला पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट बोल दो इसको, -2, 4, 7, और ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, -5, 8, और यहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है, ये आपके पास एक प्लेन पास हो रहा है। ये प्लेन कैसा है, बाइजेड प्लेन है, कैसा है, बाइजेड प्लेन। तो बाइजेड प्लेन जैसे ही लाइन से कट करेगा तो किसी पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट की खासियत क्या होगी कि ये बाइजेड का भी पॉइंट होगा, ये इस लाइन का भी पॉइंट होगा। तो बाइजेड प्लेन पे हमें एक चीज़ पता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = 0, x कोऑर्डिनेट होता ही नहीं बाइजेड वाले प्लेन पे, तो यहाँ पर x = क्या होगा, 0, क्या होगा, x = 0, ठीक है। बाकी बाइजेड कुछ भी हो उससे हमें यहाँ मैटर नहीं करता है, बस x = 0 पॉइंट मिल गया। बस इसी 0 की हेल्प से हम यहाँ पर अब पता कर लेंगे रेशियो क्या आएगा, ठीक है।
तो देखिए द रेशियो इन विच द बाइजेड प्लेन डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट, तो इसी पॉइंट के ये जो पॉइंट है यही तो ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रेशियो मान लेंगे, ये लैम्डा है ये 1 है, ठीक है। तो लैम्डा इज टू 1 रेशियो हो गया, कितना हो गया, लैम्डा इज टू 1। तो एक्स वाला यहाँ पर अगर फार्मूला लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 की वैल्यू लैम्डा है, x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 3, तो 3 लैम्डा और m2 की वैल्यू 1 है और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। और इस x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, तो इसको रख दो इक्वल टू 0। तो जैसे ही इक्वेट करेंगे इसको तो 3 लैम्डा माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 और लैम्डा इज इक्वल टू आएगा आपके पास 2/3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। और रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो क्या आएगा आपके पास, रेशियो आएगा लैम्डा इज टू 1, यानी कि ये आ जाएगा 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो क्या करना है, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन है, कैसा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए अब बताओ क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए तो आपको पता है एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जेड नहीं होगा, यानी कि जेड इज इक्वल टू 0 का क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 0। तो इस बार जेड के लिए निकालो यहाँ पर कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 लैम्डा है और z2 कितना है यहाँ पर, देखो z2 ये आपके पास z2 है, ठीक है, जो कि 8 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा और m2 z1 है, z1 कितना है 7, तो प्लस का 7 हो जाएगा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 8 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 8 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 7 और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 8। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन 8, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स वाई प्लेन था। अब यहाँ पर एक्स जेड प्लेन होता है, तो एक्स जेड प्लेन के केस में आपके पास वाई इक्वल टू 0 होता है। तो एक कोऑर्डिनेट कोई भी अगर 0 के इक्वल है तो वहाँ से ईजिली हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है 3D में। तो 3D में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो 2 फार्मूले, अब तीसरा फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है 3D में, ये सिमिलर 2D की तरह होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला का यूज करेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे ए बी के बीच में, यहाँ पर लिख रहे हैं हम ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 है 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7 डिस्टेंस आएगी, 7 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेंट। तो अभी आप लोगों ने क्लास 10th 12th तक क्वाड्रेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये बाई होती है, ठीक है, ये बाई डैश होती है, ये एक्स डैश होती है, ठीक है, ये ओ होता है, इसको बोलते हैं आपके पास ओ एक्स बाई प्लेन, ठीक है। ये हो जाएगा ओ एक्स डैश बाई प्लेन, ये हो जाएगा ओ एक्स डैश बाई डैश प्लेन, ये हो जाएगा ओ एक्स बाई डैश प्लेन, ठीक है।
तो आपके पास इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। चारों के नाम लिख दिए। अब आपको पता है एक्स वाई यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एक्स डैश का मतलब जैसे डैश लग जाए तो निगेटिव मतलब समझ में आता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से साइन देख करके कोऑर्डिनेट बता देते हैं। यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लस प्लस टाइप के होंगे, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। लेकिन 3D में क्या होता है, एक एक्सिस और बढ़ जाती है। अब एक एक्सिस जेड एक्सिस बढ़ जाती है। जेड एक्सिस बढ़ने के कारण अब यहाँ पर टोटल जो होंगे इक्वल डिविजन्स वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और उनको कंबाइन करके ही हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट में हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट पूछ रहा है किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो देखो ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, जेड भी निगेटिव। तो जब तीनों निगेटिव के हैं तो इस केस में ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ऑक्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंटेड बाई। तो 3 तरीके के कोऑर्डिनेट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला होता है कार्टेशियन। ठीक है, देखिए एक होता है कार्टेशियन सिस्टम जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होते हैं। फिर एक होता है पोलर सिस्टम, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, आर थीटा और एक एंगल फाई होता है। फिर एक होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलिंड्रिकल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा और यहाँ पर जेड होता है। ठीक है, तो इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात की है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कोई भी पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, यानी कि पी ऑफ एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, ये आपके पास पोलर है, ये आपके पास सिलिंड्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होती हैं, टेट्राहेड्रन के अंदर 4 वर्टिसेस होंगी। ठीक है, जिसके आपके पास 4 वर्टेक्स हों उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। तो 4 वर्टिसेस वाले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन क्या होता है 4। ऐसे ही बाई के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। ऐसे ही जेड के लिए क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। वहाँ पर 3 से डिवाइड करते थे क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स होते थे, यहाँ पर 4 है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन के यहाँ पर वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका निकाल लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबको ऐड कीजिए 1 2 3 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 और 11, तो कितना हो जाएगा 11/4। ठीक है, फिर इसके बाद देखो डी ऑप्शन में पहला x तो 11/4 नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन खत्म। बाई के कोऑर्डिनेट निकालो 2 3 5 5 4 9 9 6 15, तो अगला क्या हो जाएगा 15/4। तो 15/4 यहाँ नहीं है बाई का कोऑर्डिनेट और 15/4 यहाँ नहीं है बाई का कोऑर्डिनेट, यानी कि अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कोऑर्डिनेट 19/4 ही आएगा। ठीक है, तो चेक करना चाहें चेक कर लीजिए 3 4 7 7 5 12 और 12 7 19, तो 19/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19/4। तो टेट्राहेड्रन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास पी क्यू आर 3 पॉइंट दे रखे, कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, तो पी क्यू आर अगर कोलिनियर पॉइंट है तो कह रहा है क्यू डिवाइड करेगा पी आर को, यानी कि इस क्यू के आपको कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड निकालने हैं और इन दोनों के दे रखे हैं। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करना है आपको
और आपको बताना है कि रेशियो किस रेशियो में होगा। तो λ/1 रेशियो मान लो, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कराया था क्वेश्चन। तो 10 वाला आप लोगों के लिए होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ एक्सीज इन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर नॉट एट राइट एंगल्स। ठीक है, अब एक्सीज हमारे पास सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आपको पता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में ये तीनों एक्सिस इंक्लाइंड होती है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। तो ये सबके बीच का एंगल कितना होता है 90। तो 90 डिग्री होने के कारण क्या होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं ये जो सिस्टम में जो एक्सिस होगी इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल के जितनी भी साइड्स हैं सब 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सिस्टम होता है, इसकी सारी एक्सिस 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस बोला जाता है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है अगर 90 डिग्री पे नहीं इंक्लाइंड है तब क्या होगा, तो इनको बोलेंगे ऑब्लिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन इज नोन एज। तो 3D ज्योमेट्री का एनालिटिक स्टडी को क्या बोलते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, फिर है मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। आपके पास ये ए बी है तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इन दोनों वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, जेड वाले कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो x1 + 0/2, x/2, y1/2, z1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये इफ़ द रेशियो m1/m2 इज़ नेगेटिव। आपके पास ये रेशियो दे रखा है और ये नेगेटिव है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर रेशियो आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के केस में कैसा डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ऐड कर लीजिए। 16 में क्या लिख लीजिए यहाँ पर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के केस में अब क्या आंसर हो जाएगा, इंटरनली डिवीजन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंटरनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ़ r डिवाइड्स पी क्यू इन λ/1। तो आपके पास r है, पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा है λ/1 में, और लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये डिवीजन कैसा होगा, तो पॉजिटिव के केस में जो डिवीजन होता है वो इंटरनल डिवीजन होगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर लिख लीजिए। 17 में क्या है, इफ़ लैम्डा इज़ निगेटिव, क्या है, लैम्डा इज़ निगेटिव। तो निगेटिव के केस में हमारे पास कैसा डिवीजन हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स लेकर के आएंगे, उनके MCQ टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।